हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्सबुक आईएएस में। दोस्तों, आज हम लोग इकोनॉमिक का एक पोर्शन, एक पार्ट डिस्कशन करने वाले हैं, जहां से प्रश्न आपके एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में और मेंस में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे महुआ मोहित्री का नाम आपने सुना होगा, जो पार्लियामेंट में सांसद हैं, पार्लियामेंट मेंबर हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने उन पे जो फैसला सुना है उससे रिलेटेड है। और साथ साथ हम लोग इसमें कवर करेंगे एफपीआई, एफआईआई, एफडीआई। हालांकि पिछले क्लास में हम लोगों ने इसका पूर्ण रूप से इसको डिस्कशन किया था, एफपीआई, एफडीआई और एफआईआई क्या है। फिर भी हम लोग और विस्तृत रूप से इसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जल्द से जल्द जुड़िए और अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग इसको जल्द से जल्द कवर करें। एफपीआई देखिए होता क्या है, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इसको विनियमित कौन करता है एफपीआई को? तो आप देखेंगे कि एफपीआई को और एफएफआई को और एफडीआई को, इन तीन चीज़ें होती हैं। तो एक दो चीज़ें जो है सेबी रेगुलेट करता है, और एक ऐसी चीज़ है जिसको आरबीआई और सेबी दोनों के दोनों क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक है, तो आगे अभी हम लोग देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। तो विदेशी पोर्टफोलियो निवेश में क्या मामला क्या है? मामला है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने जो सांसद थी महुआ मोहित्री, उनको विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों और वैकल्पिक निवेश कोष एआईएफ में पारदर्शिता संबंधी चिंताओं के संबंध में भारतीय प्रतिभूति विनियमन बोर्ड जो सेबी है उससे संपर्क करने का डायरेक्शन दिया गया है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि एफडीआई, एफपीआई और एफआईआई में अंतर क्या है। ठीक है, तीनों में अंतर क्या है। तो एफडीआई जो होता है और एफपीआई जो होता है और एफआईआई जो होता है, उसमें अंतर क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। एफडीआई मतलब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट होता है, और एफआईआई जो होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट होता है। संस्थागत जो निवेशक होते हैं वो एफआईआई होते हैं। ठीक है, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, हेज फंड हो गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे एफडीआई। अगर कोई भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में 10% से ज़्यादा का शेयर जो है वो क्रय करता है, शेयर जो है वो क्रय करता है, तो वह किस में आएगा, एफडीआई में आएगा। किस में आएगा, एफडीआई में आएगा। तो अगर कोई निवेशक, विदेशी निवेशक 10% से अधिक शेयर क्या करता है, निवेश करता है, किस में, औद्योगिक या किसी फर्म में, किसी कंपनी में, तो किस में आएगा, एफडीआई। अब एफडीआई दो तरह का होता है। एफडीआई में दो तरह से इन्वेस्टमेंट होता है, एक ऑटोमेटिक, और एक जो होता है आपका गवर्नमेंटेड। तो ऑटोमेटिक में क्या है, स्वचालित, और गवर्नमेंटेड मतलब इसके लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। ठीक है, जैसे आप देख पा रहे होंगे कि एलआईसी में, यानी बीमा में, बीमा की अगर बात किया जाए तो बीमा में क्या हुआ है, बीमा में 74% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 100% एफडीआई बढ़ाया गया है। ठीक है, तो दो तरह से होगा इसमें ऑटोमेटिक मोड से भी और गवर्नमेंटेड मोड से भी। अब इसमें ये जो एफडीआई होता है ये थोड़ा सा अस्थायी तो इसका ज़्यादा होता है। अब आप बोलेंगे अस्थायी क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि इससे जल्दी से, इसमें अगर कोई निवेशक निवेश कर रहा है तो अपने आप को यहाँ से विड्रॉल नहीं कर सकता, विड्रॉ नहीं कर सकता है, तुरंत नहीं निकाल सकता है। इसका मतलब यह, इसमें क्या है, अस्थायी ज़्यादा है। ठीक है, रेगुलेट करने की अगर बात किया जाए तो रेगुलेट कौन करता है, इसको सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक है, कौन रेगुलेट करता है, सेबी इसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिक मोड और गवर्नमेंटेड मोड आप समझ गए होंगे। 10% से ज़्यादा हो तो अब शेयर धारक जो होता है, इसको जो लाभांश मिलता है, वही लाभांश के रूप में वो क्या कर सकता है, अपने पैसे को इन्वेस्ट करके तो क्या कर सकता है, लाभ उठा सकता है। ये तो हो गया विदेशी, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट क्या है, कि 10% या 10% से कम, या तो 10% या तो 10% से कम अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कहाँ, स्टॉक मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में या स्टॉक मार्केट में, तो उसको कहा जाता है क्या, एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। मतलब ऐसे एनआरआई, ऐसे अनिवासी हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में 10% से कम या 10% के आसपास निवेश कर रहे हैं, वह होगा एफपीआई। अब यह अस्थायी होता है, अस्थायी नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि जब चाहे जैसे ही इंटरेस्ट रेट इधर उधर होता है किसी देश में, यहाँ पे चाहे किसी अनदर कंट्री में, यहाँ से क्या होते हैं, अपने कैपिटल को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव जो आप देख पा रहे होंगे कि जो मुद्रा का अवमूल्यन होता है उसमें किसका होता है, एफपीआई का होता है, एफडीआई का नहीं बल्कि किसका होता है, एफपीआई का होता है योगदान। ठीक, तो ये तो हो गया कि अस्थाई ये नहीं होता है, अस्थाई ज़्यादा होता है। अब यह दो तरह से इसको बांट सकते हैं। अगर आपने एफपीआई किया हुआ है और वह एफपीआई 10% से अधिक हो गया तो क्या करेंगे, तो 10% से अधिक होने पर जितना परसेंट, जितना हिस्सा अधिक हो रहा है, या तो उसको आप क्या कर दीजिए, सेल कर दीजिए, बेच दीजिए, और नहीं तो क्या कर दीजिए, आप एफडीआई में निवेश कर दीजिए। लेकिन वह डायरेक्ट रूप से एफडीआई में आप निवेश नहीं कर सकते हैं। किससे करेंगे, किसी इंस्टीट्यूशन का जो है आप क्या करेंगे, जो सूचीबद्ध इंस्टीट्यूशन है, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन है, उसका आप सहारा लेंगे। अब इसके माध्यम से आप क्या करेंगे, एफडीआई कर सकते हैं। इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं। ये एफपीआई को, तो एफपीआई को एफडीआई में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन एक बार अगर एफडीआई में आपने इसको कन्वर्ट कर दिया तो पुनः इसको एफपीआई में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो एफडीआई से एफपीआई में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, एफपीआई से एफडीआई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप तो कर नहीं पाएंगे, किसी इंस्टीट्यूशन की सहायता लेनी पड़ेगी, और वो जो इंस्टीट्यूशन की आप सहायता लेंगे वही होगा एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा उसको। जैसे किसके माध्यम से, जैसे म्यूचुअल फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ईटीसी, इन सब के माध्यम से जो आप इन्वेस्ट करेंगे वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, एफआईआई के अंतर्गत आ जाएगा। अब आप पूछेंगे कि एफपीआई और यह जो एफआईआई है उसको रेगुलेट कौन करता है, तो रेगुलेट करता है सेबी। किसके द्वारा, सेबी के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। ठीक ना, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा एफडीआई क्या होता है, एफपीआई क्या होता है, एफआईआई क्या होता है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सूचीबद्ध होता है, कौन सूचीबद्ध नहीं होता है, तो सूचीबद्ध वाला है, यह सूचीबद्ध नहीं होता है, बिना सूचीबद्ध का है स्टॉक मार्केट में कर सकता है। और एफआईआई वाला है जो सूचीबद्ध होता है। ठीक है, जैसे हेज फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया। लेकिन इसमें भी जो एफडीआई में करना चाह रहा है एफपीआई से, उसमें भी बाउंडेशन है, उसमें भी सट्टेबाजी वगैरह सारी चीज़ों में, इसमें आप एफडीआई में नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यह इसमें भी क्या लगा हुआ है, रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है आरबीआई के द्वारा। तो इस सारी चीज़ों को याद कीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं दोस्तों कि नोट्सबुक आईएएस पे आपके लिए यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया है, जिसमें 20 टेस्ट हैं। ऑनलाइन आप 799 और ऑफलाइन 2999 में परचेज कर सकते हैं। बाइलिंगुअल है, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। ठीक है, तो आप परचेज अगर करना चाहें तो परचेज करके अपनी तैयारी को और ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि एफपीआई क्या है। इसके बारे में अभी मैंने बताया ही कि किसी देश की परिसंपत्तियों को, जैसे स्टॉक या बॉन्ड या अन्य प्रतिभूतियों में विदेशी संस्थाओं के द्वारा निवेश जो किया जाता है उसी को क्या कहते हैं, एफपीआई कहते हैं। ठीक है, तो विदेशी संस्थाओं के द्वारा किसी देश के स्टॉक में, बॉन्ड में या प्रतिभूति में जो निवेश होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एफपीआई कहते हैं। ठीक ना, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। अब एफडीआई क्या होता है, तो एफडीआई इससे अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें किसी व्यवसाय पर नियंत्रण हासिल करना शामिल है। अभी मैंने बताया, इस एफपीआई करके आप किसी व्यवसाय में नियंत्रण हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि उसका स्वामित्व आपके पास नहीं रहेगा, उस शेयर आप नहीं खरीद रहे हैं। ठीक ना, और जब चाहे आप विड्रॉ भी कर सकते हैं, पैसे को निकाल कर क्या कर सकते हैं, किसी दूसरे देश में चले जा सकते हैं। तो कब जाता है कोई व्यक्ति, जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिले किसी दूसरे देश में, जैसे अमेरिका है और भारत है, तो अमेरिका में ज़्यादा अगर इंटरेस्ट रेट उसको मिल रहा है तो भारत के स्टॉक एक्सचेंज में अपना पैसा क्यों लगाएगा, वो यहाँ से अपने पैसे को लेके जाएगा और कहाँ लेके जाएगा, इन्वेस्ट करेगा, अमेरिका में इन्वेस्ट करेगा, तो ब्याज बढ़ने से वहाँ पे चला जाएगा। तो उस तरह से क्या हो, कैपिटल फ्लाइट हो जाएगा। अब कैपिटल फ्लाइट हो गया तो अपने रुपये के क्या हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा, डिप्रिसिएट होगा रुपया। ठीक ना, और रुपया डिप्रिसिएट होगा तो उसका क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो एफडीआई क्या है, एफडीआई क्या है उसके आगे हम लोग देखेंगे। अभी उससे पहले हम एफपीआई के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। जो मैंने अभी बताया था आपको, निष्क्रिय निवेश या निवेशक कंपनी के प्रबंधन में भाग नहीं लेते हैं। क्यों भाग लेंगे, क्योंकि शेयर तो कर नहीं रहे हैं, ये जब चाहे तब निकाल कर भाग सकते हैं, इनका अस्तित्व नहीं है, अस्थाई नहीं है, अस्थाई है। एफपीआई के बारे में बता रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें, अल्पकालिक फोकस होता है, दीर्घकालिक रणनीति हेतु बाजार पूंजी मूल्य वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करना इसका मुख्य अल्पकालिक फोकस होता है। जैसे भी इंटरेस्ट रेट इधर उधर होता है, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ मुख्य रूप से चलते रहते हैं। बाजार में तरलता को भी बढ़ाते हैं एफपीआई।
यानी वित्तीय बाजारों में पूंजी प्रवाह प्रदान करते हैं, जिससे दक्षता या निवेश की क्षमता भी बढ़ सकती है। तो एफपीआई इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। बाजार की भावनाओं के प्रति संवेदनशील क्यों है? तो एफपीआई अधिक अस्थिर है, मैंने पहले ही बताया। क्यों? क्योंकि निवेशक आर्थिक या राजनीतिक अस्थिरता के जवाब में तुरंत ही धन को वापस लेके विड्रॉ करके कहीं दूसरी जगह चल सकते हैं या लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। फिर एफपीआई नीति क्या है भारत में? तो भारत में ऐसा नीति है कि 10% हिस्सा तक आप जाएं चाहे तो क्या कर सकते हैं, एफपीआई है। 10% या 10% से कम एफपीआई है, लेकिन 10% से अधिक है और आप बॉन्ड या प्रतिभूति में निवेश कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो 10% से अधिक है तो आप एफडीआई में चाहे तो कर सकते हैं। अन्यथा 10% से जो अधिक वाला भाग है उसको क्या कर सकते हैं, आप सेल कर सकते हैं। तो वही इसमें लिखा गया है, एफडीआई के रूप में वर्गीकृत किए बिना आप रख सकते हैं। यदि 10 हिस्सेदारी 10% से अधिक हो तो इसे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में भी क्या किया जा सकता है, पुनर्वर्गित किया जा सकता है। लेकिन पुनर्वर्गित आप एफडीआई में तभी कर सकते हैं जब 10% से आपका अधिक हो निवेश तब। ठीक है, तो उसमें आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली आप नहीं कर सकते हैं, किसी इंस्टीट्यूशन का सहायता लेंगे और उसमें जो रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन होंगे उसी के सहायता से आप क्या कर सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। जैसे एफआईआई के रूप में म्यूचुअल फाइनेंस हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें, तो उससे या हेज फंड हो गया, उसके माध्यम से ही आप क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज को याद रखिएगा। अब इसको रेगुलेट कौन करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है। तो याद रखिएगा, एफपीआई को कौन रेगुलेट करता है, अभी मैंने शुरू में भी बताया कि इसको कौन रेगुलेट करता है, तो सेबी रेगुलेट करता है। फिर आगे देखें एफआईआई के बारे में, अब थोड़ा सा हम लोग देख लें। एफआईआई क्या है? एफपीआई का एक उप समूह है। ठीक है, तो मैंने बताया कि इसमें कुछ ऐसे संस्था होते हैं जिसके माध्यम से, जो संस्था रजिस्टर्ड होते हैं और उनके माध्यम से विदेशी जो निवेशक होते हैं क्या करते हैं, वह स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं या एफडीआई के रूप में निवेश करते हैं एफआईआई के माध्यम से ही। तो एफआईआई क्या है? एक प्रकार का माध्यम है। ऐसे ऐसी कंपनियां कुछ होती हैं जो रजिस्टर्ड हैं, उनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे, म्यूचुअल फंड्स हो गया, पेंशन फंड हो गया, बीमा कंपनी हो गया, बचाव कोष हो गया, इसके माध्यम से आप चाहे तो क्या कर सकते हैं, एफडीआई कर सकते हैं। डायरेक्ट एफडीआई आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और एफडीआई भी दो तरह का, एक ऑटोमेटिक और एक गवर्नमेंटेड अप्रूवल वाला, मैंने सब शुरू में ही बताया। तो एफडीआई ये कौन वाला है? एफपीआई से जब आप एफडीआई कर रहे हो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, 10% से अगर अधिक आपका है हिस्सेदारी, तो उसमें अगर आप चाहें तो या तो 10% अधिक है तो सेल कर लीजिए, और नहीं तो क्या कर सकते हैं, आप एफडीआई में लगाना चाह रहे हैं स्थिर होने के लिए तो एफडीआई में भी लगा सकते हैं। बशर्ते अंतर क्या है कि आप डायरेक्टली, चूंकि आप रजिस्टर्ड नहीं है, तो म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, बीमा कंपनी, बचाव कोष यानी एफआईआई के माध्यम से, सभी के सभी क्या है, एफआईआई हैं, इन्हीं के माध्यम से ही आप निवेश कर सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर्ड होते हैं, पंजीकृत होते हैं, इसलिए। ठीक है, अब चूंकि कोई व्यक्ति आप पूछेंगे कि एफडीआई क्यों करना चाहेगा, एफडीआई में जोखिम ज्यादा है लेकिन लाभांश भी ज्यादा मिलता है, अल्पकालिक नहीं बल्कि दीर्घकालिक होते हैं। ठीक, ये चीज को याद रखिएगा। तो व्यक्तिगत एफआई निवेशकों के विपरीत एफआईआई आमतौर पर अधिक संरचित और रणनीतिक निवेश दृष्टिकोण अपनाते हैं। हालांकि सभी एफआईआई को एफपीआई माना जाता है, लेकिन सभी एफपीआई को एफआईआई नहीं माना जाता है, ये सीधी बात है, रजिस्टर्ड है। तो ये थोड़ा सा अंतर आप देख पा रहे होंगे, एफपीआई और एफडीआई के बीच में क्या क्या अंतर है, मैंने बताया ही। ये सारी चीज़ें, निवेशक व्यवसाय, इसमें यहाँ प्रबंधन कोई प्रत्यक्ष भागीदारी एफपीओ में नहीं होता है, एफपीआई में नहीं होता है। ठीक ना, तो एफपीआई में कोई इसका भागीदार प्रत्यक्ष नहीं होता है, प्रबंधन में, मैनेजमेंट में आप हिस्सेदार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप लगा रहे हैं 10% से कब आपकी हिस्सेदारी है। निवेश के प्रकार देखेंगे आप तो कारखाने, कार्यालय में एफडीआई कर सकते हैं। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों को खरीद करके, जैसे स्टॉक में, बॉन्ड में, मैंने बताया एफपीआई के माध्यम से, एफपीआई जो है उसमें। फिर भी इसको, एफडीआई को बाहर निकालना कठिन है। क्यों? क्योंकि व्यावसायिक परिसंपत्तियां जब बेचेंगे तभी आपको एफडीआई का रूप मिलेगा, और इसमें प्रतिभूतियां अधिक तरल होती हैं, इसके आसानी से निकाल सकते हैं, आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये दीर्घकालिक होती है या अल्पकालिक होती हैं। ठीक है, सट्टा निवेश होता है। फिर प्राथमिक बाजार में इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एफडीआई को प्राथमिक बाजार में आप क्या कर सकते हैं, प्राथमिक बाजार में इसका पूंजी प्रवाह होता है, और एफपीआई का जो होता है वो द्वितीयक बाजार में होता है, सेकेंडरी मार्केट में होता है ना। तो सेकेंडरी मार्केट में किसका होता है, एफपीआई क्या होता है। फिर इससे क्या होता है, आर्थिक विकास, रोजगार, नवाचार ये बढ़ेगा। इससे क्या होता है, वित्तीय बाजार में तरलता जो है वो प्रदान करता है, तरलता बढ़ती है। तो ये आप अंदर समझ गए होंगे एफपीआई और एफडीआई में क्या अंतर है। फिर एआईएफ के बारे में थोड़ा सा देख लेंगे हम लोग। वैकल्पिक निवेश कोष, एआईएफ, ये क्या है, निजी तौर पर एकत्रित निवेश साधन है जो घरेलू और विदेशी दोनों प्रकार के निवेशकों से विशिष्ट निवेशक के लिए पूंजी एकत्र करते हैं, और म्यूचुअल फंड जैसे पारंपरिक निवेशक साधनों से भिन्न होते हैं, अलग प्रकार के हैं। ठीक है, तो एआईएफ की मुख्य विशेषता अगर देखेंगे, अच्छा ये चीज याद रखिएगा, दोनों को कौन रेगुलेट कर रहा है, सेबी रेगुलेट कर रहा है। ठीक ना,
तो एआईएफ की मुख्य विशेषता क्या है, तो सेबी जो है विनियम 2012 के तहत सेबी द्वारा ये रेगुलेट होता है। क्या, एआईएफ वैकल्पिक निवेश कोष कौन रेगुलेट करता है, सेबी करता है। ठीक है, कंपनी, ट्रस्ट या समिति, देयता, भागीदारी के रूप में भी संचालित किया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं यह एआईएफ के बारे में। अब एआईएफ के भी दो श्रेणियां होती हैं, एक श्रेणी फर्स्ट जो प्राथमिकता क्षेत्र में निवेश करते हैं, और एक श्रेणी सेकेंड होती है जो विविध निवेश रणनीतियों में निवेश करने का काम करते हैं। तो श्रेणी वन में जो है एआईएफ प्राथमिकता क्षेत्रों में जो निवेश होता है उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो सरकार और नियामक को द्वारा सामाजिक या आर्थिक रूप से लाभकारी माना जाता है। इसमें उद्यम पूंजी निधि, एंजल फंड, एमएसएमई फंड जो हो गया, या सामाजिक उद्यम फंड हो गया, बुनियादी ढांचा फंड हो गया, ये सारी चीज़ें एआईएफ की श्रेणी फर्स्ट में इसमें मानी जाती है। श्रेणी सेकंड में आप देखेंगे तो निवेश साधन शामिल है जो श्रेणी फर्स्ट और थर्ड के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें शामिल है। फिर रियल इस्टेट फंड हो गया, ऋण फंड हो गया, प्राइवेट इक्विटी फंड हो गया, संकटग्रस्त परिसंपत्ति फंड हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें शामिल है। ठीक ना। श्रेणी थर्ड में आप देखेंगे तो उच्च जोखिम या उच्च रिटर्न वाले निवेश, जहाँ उच्च जोखिम होता है वहाँ रिटर्न भी उच्च होता है। ठीक है, तो सूचीबद्ध या गैर सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश सहित जटिल व्यापारिक या रणनीतियों को उत्तोलकों को नियोजित करने के लिए इसमें श्रेणी थर्ड में रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं हेज फंड हो गया, पब्लिक इक्विटी हो गया, इस सारी चीज़ों में जो निजी निवेश होता है ये सब किस में आता है, फंड में शामिल होता है, श्रेणी थर्ड में शामिल होता है, क्योंकि इसमें जोखिम भी उच्च होती है और रिटर्न भी इसमें उच्च होता है। ठीक वैसे आप देख सकते हैं श्रेणी फर्स्ट और सेकेंड में जो एआईएफ जो होता है उसके विपरीत जो कि 3 वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिए होता है, इसके साथ क्लोज एंडेड इसको दिखाया गया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, सूचीबद्ध और गैर सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स होते हैं, और किसमें, इसमें तो हेज फंड या पब्लिक इक्विटी में या निजी निवेश में, यह इसका श्रेणी इसमें बटा हुआ है जिसमें काम हो सकता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक्स आपके लिए जो है यूपी पीसीएस जो अक्टूबर में होने वाला है उसके लिए 35 टेस्ट सीरीज जो है लाया है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, बाइलिंगुअल है। आप इसको चाहें तो परचेज कर सकते हैं ऑनलाइन 999 में, और ऑफलाइन 4999 में परचेज कर सकते हैं। दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप इसको परचेज कर सकते हैं। तो ये था एफपीआई, एफडीआई और एफपीआई। यहाँ से प्रीलिम्स में आपने देखा होगा कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में और यूपी पीसीएस के भी प्रीलिम्स में, तो यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स में तो ज़्यादा नहीं यहाँ से क्वेश्चन जो उठाने का उसका तरीका है वो ये है कि एफटीआई या एफपीआई बढ़ने से क्या होगा, मूल्यन होगा, अधिमूल्यन होगा। यूपीएससी यहाँ से बहुत ज़्यादा सटीक रूप से प्रश्न पूछा है, और एक बार डायरेक्टली एफपीआई एफडीआई पूछ दिया है, आपने देखा होगा 2016-17 के आसपास। तो यहाँ से प्रश्न बनते हैं, और चूंकि यह पूरे वर्ष भर बना हुआ है, और दूसरा चीज़ की एफसीआर भी बढ़ा हुआ है हाल ही में। तो एफसीआर बढ़ा हुआ है, यानी जो भुगतान संतुलन के लिए जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है वो बढ़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से न्यूज में है तो वो यहाँ से आ ही सकता है। और यह एफसीआर जो बढ़ा हुआ है हम लोगों ने देखा है, एफसीआर बढ़ने के कारण ये नहीं कि हमारा आयात घट गया है, ये नहीं कि निर्यात बढ़ गया है, उसका कारण ये है कि जो पूंजी प्रवाह होता है, जो कैपिटल मुख्य रूप से जो अकाउंट है उसमें एफडीआई, एफपीआई, एफआईआई इसमें बढ़ोतरी होने के कारण ये सारी चीज़ देखने को मिली है। आगे आने वाले समय में और इसमें परिवर्तन हो सकता है। ऐसा इसलिए कि अमेरिकी जो राष्ट्रपति हुए हैं वह उनकी नीतियों के कारण वैश्विक लेवल पर इस पर प्रभाव भी होता रहता है, तो इसमें उतार चढ़ाव होते रहते हैं। तो आगे जो सारी चीज़ें हैं यह पूरा न्यूज में बना हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न तो बन ही सकते हैं। फिर मिलते हैं अपने अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।